आपकी विधानसभा आपकी खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपके विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन और खेल विभाग की टीमें लगातार मैदानों का निरीक्षण कर रही हैं और हर खेल स्थल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार कर रही है। जूडो प्रतियोगिता के लिए मुख्य स्टेज और विशेष प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैट और अन्य जरूरी उपकरण लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल ने बताया कि बीच वॉलीबॉल के लिए चुने गए मैदान का समतलीकरण पूरा हो चुका है और रेत डालने का काम जारी है। उदयपुर में जूडो अटल बिहारी वाजपेयी एमबी कॉलेज में होंगे, कैकिंग कैनोइंग फतेह सागर की पाल पे और बीच वॉलीबॉल महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित होंगे। 25 से 28 तक जूडो आयोजित होंगे। 28 से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होगी। 2 से 4 कैकिंग कैनोइंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी। क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी सारी एजेंसीज आ चुकी है और अभी इनकी पूरी तैयारी की जा रही है। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था यहाँ आसपास के होटलों में की गई है, जो ओयो के माध्यम से की जाएगी। खाने की व्यवस्था भी दे रखी है, एक एजेंसी को ही दे रखी है। इन खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की व्यवस्थाएं की जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और मार्गदर्शन में प्रदेश भर में खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में हम मौजूद है फतेह सागर झील के किनारे, जहां पर खेलो इंडिया के तहत टूर्नामेंट होने वाले हैं। हमारे साथ में सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का आयोजन है और कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। जी सर। नमस्कार, मैं अशोक चौधरी, खेल अधिकारी सलूम्बर और प्रभारी बीच वॉलीबॉल आयोजन। ये राजस्थान गवर्नमेंट के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उदयपुर में 3 खेलों का आयोजन है: जूडो, बीच वॉलीबॉल और कैनोई काइकिंग। बीच वॉलीबॉल का आयोजन मां कालेश्वर मैदान पे किया जा रहा है। इस आयोजन हेतु हम 2 मैदान तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा बीच का लुक देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें रेती बिछाई जा रही है, गुजरात से आएगी जो, और 2 मैदान में, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए मैदान हम प्रमुख रूप से तैयार कर रहे हैं। और संभवतः प्रयास है कि हमारा 24 तारीख तक ये मैदान अभ्यास के लिए हम खोल दें। सर, कितने खिलाड़ी होते हैं और क्या क्या इन खिलाड़ियों में विशेषता होती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग टीम में अलग अलग प्रोग्राम होंगे अलग अलग जगह पे, तो क्या विशेषता रहेगी इस बार? इस खेल में एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं, पुरुष वर्ग में भी 2 और महिला वर्ग में भी 2 खिलाड़ी भी 2-2 ही खेलते हैं। एक्स्ट्रा प्लेयर इस खेल में नहीं होता है। इसलिए जो और साउथ की टीमें ज़्यादातर है इसमें, क्योंकि क्वालिफाई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा साउथ की टीमों ने किया है। सिर्फ एक नॉर्थ की टीम शायद मेरे हिसाब से एक है, बाकी पुरुष और महिला वर्ग में सब साउथ की टीम है। खेलो इंडिया के तहत उदयपुर में क्या क्या कौन कौन से खेल होने वाले हैं? जैसे कि आपने बताया यहाँ वॉलीबॉल होने वाला है, कायाकिंग होने वाला है, और क्या क्या खेल होने वाला है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 24 तारीख से लेके जूडो का आयोजन स्टार्ट है, 28 तारीख से बीच वॉलीबॉल का आयोजन स्टार्ट है और 2 तारीख से लेके कैनोई काइकिंग का टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल सर ने बताया कि जो उदयपुर जिलों की नगरी में पहली बार इस तरह का जो गेम है वो आयोजित हो रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से उदयपुर में होने वाला है। और खास बात यह है कि जो खेल खेला जाएगा वो जिलों की फतेह सागर झील के किनारे खेला जाएगा। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में शुद्ध और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि केंद्र में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऑर्गेनिक फूड्स मार्केट का उद्घाटन किया। शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंचे और ऑर्गेनिक सब्जियां व खाद्य सामग्री खरीदते देखे गए। इनमें कई परिवार शामिल थे, जिनमें आम जैन परिवार भी था, जो स्थानीय किसानों द्वारा उगाई गई प्राकृतिक सब्जियों को खरीद रहा था। सरकार चाहती है कि लोगों को बिना केमिकल वाली पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित खाद्य सामग्री आसानी से मिल सके। इसी दौरान एक दुकानदार ने बताया कि सरकारी पहल से उन्हें बड़ा सहारा मिला है। सरकार ने ऑर्गेनिक फूड मार्केट ओपन किया है। माननीय
मंत्री महोदय जी, कृषि जो मंत्री है हमारे, उनके द्वारा खोला गया है। यहाँ ऑर्गेनिक फूड मार्केट लगाया गया है, जिसमें आने वाले कई भाई हैं, अच्छे चीज़ें मिलती हैं उनको, स्वास्थ्यवर्धक खाने योग्य सब्जियां हैं, तेल है। ऑर्गेनिक फूड लेने से किस तरह की बीमारियों से निजात मिलता है? इसमें बिल्कुल पेस्टिसाइड का कोई उपयोग नहीं है। एक ताज़ा चीज़ खाएंगे, स्वास्थ्यवर्धक चीज़, शरीर सही रहेगा, सब चीज़ बढ़िया है। ऑर्गेनिक फूड मार्केट लग रहा है एक सर बहुत बेहतरीन, एक रसोका का एक अच्छा मुद्दा है। जैसे प्रॉपर आप एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोकल नागरिक को, जयपुर से बाहर के भी लोग आते हैं जो मेटल खरीदते हैं, जो कि ऑर्गेनिक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि आज लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी डाइट, हेल्दी हर चीज़ की तरफ हेल्दी जा रहा है, क्योंकि आजकल केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स का इतना एक दौर आ चुका है जिसमें लोग घुस चुके हैं और मिल चुके हैं। ऐसा उनको फर्क नहीं पड़, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना। और इस तरीके से कि ऑर्गेनिक की लहर आई है, जिसको एक गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव दे दी है। जैसे कुछ टाइम जब इसका शुरुआत कृषि मंत्री करोड़लाल मीणा जी की, बाकी सीएम सर आए, उन्होंने भी एक बार इस पर दौरा किया, तो उसका काफ़ी असर पड़ रहा है लोगों पर भी और समाज पर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। यह कार्यक्रम पूरे देश में लाइव प्रसारित हुआ, जिसे राजस्थान समेत सभी राज्यों के किसानों ने देखा। इस किस्त में देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए भेजे गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के दुर्गापुरा में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली जुड़े। भरतपुर जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केंद्र और कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले, सहकारी समितियों, कृषि विज्ञान केंद्र, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम लाइव वेबकास्ट के जरिए दिखाया गया। किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेशों को सुना और योजना का लाभ मिलने पर खुशी जताई। भरतपुर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजस्थानी संस्कृति की पहचान बन चुके इस महोत्सव का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर किया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण महिलाओं द्वारा किया गया पारंपरिक घूमर नृत्य रहा। प्रतिभागियों ने मारी घूमर है, नखराली घूमर और रंभा घूमर जैसे प्रसिद्ध लोकगीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। दर्शकों का कहना है कि घूमर महोत्सव न केवल भरतपुर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से जोड़ता है। ये आपको जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुपालना में राज्य के समस्त संभागों में ये कार्यक्रम आज 19 नवंबर को किया जा रहा है, और इसी कड़ी के अंतर्गत भरतपुर में भी आज शास्त्री पार्क में साढ़े 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और इसमें कहते हैं कि महिला ग्रुप डांस भी है और सिंगल डांस भी है। ग्रुप जो प्रतिभागी हैं उनको कहते हैं कि पुरस्कार दिए जाएंगे, विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है 12 ग्रुप हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अंदर 5 कैटेगरी में यहाँ प्राइज दिए जाएंगे। बेस्ट ग्रुप डांस है, बेस्ट ग्रुप कोरियोग्राफी है, बेस्ट ग्रुप कॉस्ट्यूम है, बेस्ट ग्रुप ज्वेलरी है और बेस्ट ग्रुप सिंक्रोनाइजिंग है। इनके विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे और समस्त जो पार्टिसिपेंट हैं उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंडार टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक आइसर ट्रक को रोककर जांच की। जांच में पता चला कि ट्रक में पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही 286 कार्टन अवैध शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिंडवाड़ा ब्लॉक में राजीविका द्वारा चल रही समावेशी आजीविका योजना आदिवासी महिलाओं के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। सीमित संसाधनों और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही इन महिलाओं के लिए यह योजना सचमुच वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत मिलने वाली पहली सहायता राशि ने महिलाओं को अपना छोटा लेकिन स्थायी रोजगार शुरू करने का हौसला दिया है। इस योजना से मिली राशि का उपयोग महिलाओं ने अलग अलग काम शुरू करने में किया है। इन महिलाओं का कहना है कि पहले वे दूसरों पर निर्भर रहती थीं, लेकिन रोजगार शुरू होने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है।
अब वे न केवल अपने खर्चे पूरे कर पा रही हैं बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों में भी बराबर का योगदान दे रही हैं। टोंक जिले के देवली पनवाड़ गांव में लगभग 25 साल बाद नई सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों को वर्षों से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब डामरीकरण कार्य शुरू होने से गांव में खुशी और उत्साह का माहौल है। पनवाड़ के सरपंच श्री सत्यनारायण माली ने बताया कि 1,55,00,000 रुपए की लागत से NH 52 से पनवाड़ तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसे क्षेत्रीय विधायक श्री राजेंद्र गुजर की अनुशंसा पर स्वीकृति मिली है। भरतलाल महावर, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखंड देवली से। NH 12 से पनवाड़ की सड़क 1,55,00,000 की सैंक्शन हुई है, जो कि 3.1 किलोमीटर में बनेगी, जिसमें 2 किलोमीटर का डामरीकरण और 1.1 किलोमीटर की सीसी नालियों सहित। हम इस वक्त टोंक जिले के देवली में पनवाड़ में खड़े हैं, जहां लंबे समय के बाद 25 सालों के बाद सड़क निर्माण कार्य मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, स्थानीय विधायक राजेंद्र गुजर के प्रयासों से ये गांव में ये सुविधा मिलने जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 1,55,00,000 का काम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 2 किलोमीटर तक डामरीकरण का कार्य, 1 किलोमीटर सीसी रोड का काम लगातार जारी है। हम यहाँ के स्थानीय सरपंच और यहाँ के ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। राम साहब, मैं महावीर प्रसाद माली, स्थानीय निवासी। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भजन लाल सरकार और हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक महोदय हैं राजेंद्र जी गुजर, उनकी अभिशंसा पर बहुत वर्षों पुराना जो हमारा इंतजार था रोड का, वो आज खत्म होने जा रहा है और रोड का काम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है कि इस रोड पे 1,55,00,000 की लागत से ये रोड बनने जा रहा है। और हमारे को बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो टोंक जिले से ये बूंदी जिले की सीमा को ये रोड जोड़ता है और इस पे आवागमन बहुत ज्यादा होता है। इसमें मॉडल स्कूल, मंदबुद्धि विद्यालय, बहुत मतलब शिक्षण संस्थान है। तो हमारे को जरूरत थी इस रोड की, क्योंकि इस बहुत समय से हम प्रयासरत थे और हमारा और सरपंच साहब का, प्रशासक महोदय का और ग्रामवासियों का प्रयास रंग लाया है। हमारे विधायक महोदय की अभिशंसा पर ये जो रोड पास हुआ है कि हमारे को आशा है कि बहुत जल्दी ही इस रोड से हमारे को निजात मिलेगी और सुविधा मिलेगी, क्योंकि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे और हमारे को ये इससे निजात मिलेगी। धन्यवाद। राम साहब। यहाँ हमारे जो पनवाड़ के जो सरपंच है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रामीण है, वाहन चालक है, आने जाने वाले जो लोगों को दिक्कत होती थी, वो मुख्यमंत्री और विधायक स्थानीय राजेंद्र गुजर के प्रयास से ये काम हुआ है। तो सरपंच से अब बात करने की कोशिश करें। जी बताइए। नमस्कार साहब जी, मैं सत्यनारायण माली, ग्राम पंचायत पनवाड़, प्रशासक। और मैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे विधायक महोदय श्रीमान राजेंद्र जी गुजर और जो ये हमारे 25 सालों की मतलब परिश्रम कर रहे थे आवागमन में, और इनमें हमें बहुत मुसीबत हो रही थी। उनके बाद में ये जो रोड का काम चला है, उससे हम सारे गांव वाले उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि 1,55,00,000 का सड़क निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिससे लोगों में एक खुशी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजेंद्र गुजर का इन्होंने हार्दिक अभिनंदन और बधाई और शुभकामनाएं भी दी। देवली से सुदर्शन समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। भरतपुर में 23 नवंबर को होने वाले उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस की तैयारियों को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम श्री राहुल सैनी ने की। बैठक में अभियान से जुड़ी सभी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाई जाए। उन्होंने खास तौर पर हाई रिस्क क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 पूरे राजस्थान में 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसका मकसद पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना और पशुधन को सुरक्षित रखना है। राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बयाना के डॉक्टर गिरीश गोयल ने बताया कि इस योजना के जरिए 21 नंबर पशुपालकों का विशेष पंजीकरण किया जाएगा। बयाना उपखंड में करीब 5000 पशुओं को बीमा दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक हर रेवेन्यू गांव में शिविर लगेंगे, जहां पशुओं का रजिस्ट्रेशन और बीमा किया जाएगा। डॉक्टर गोयल ने बताया कि यदि बीमा करवाए गए पशु की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को 40,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। पहले तो मैं पशुपालक को राजस्थान सरकार द्वारा जो पशुपालकों को जो महत्वपूर्ण योजनाएं दे रही है सरकार, उसके बारे में आपको बस विस्तृत बता देता हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 लागू हुई है। जो बजट घोषणा है, इसके अंदर हमें 21,000 जानवरों का बीमा करना है पूरे राजस्थान में। हमारे बयाना ब्लॉक में करीब 5,000 जानवरों को हमें बीमित करना है, जिसके तहत 1 दिसंबर से हम हर रेवेन्यू गांव में एक कैंप लगाएंगे, जिसके अंदर एक डॉक्टर और एक सर्वेयर, एक बीमा एजेंट जाएगा और निःशुल्क, जिसमें कोई प्रीमियम नहीं लेगा, न किसी प्रकार का कोई उनसे कोई पैसा लेगा, और उसका निःशुल्क 40,000 तक का बीमा हम जानवर का करेंगे। इसी जिसका 21 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है सरकार ने। 21 दिन बाद यदि किसी जानवर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको पूरा ही जो प्रीमियम में जो उसका उसमें है 40,000 तक का बीमा जो होगा, उसको पूरा लाभ मिलेगा। इससे पशुपालकों को निश्चिंत होकर के अपने पशुओं को पालने में, अपने पशुओं के रखरखाव करने में और कोई जनहानि से बचने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही उम्दा एवं बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरा, शाहाबाद ब्लॉक क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए 12 के उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। वे अचानक मौके पर पहुंचे और बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि यह काम बेहद जिम्मेदारी का है, जिसे पूरी गंभीरता से पूरा किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारी कस्बे और आसपास के कई क्षेत्रों में पहुंचे और बीएलओ से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी जानी। इस निरीक्षण में शाहाबाद उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। किशनगंज शहरिया जनजातीय क्षेत्रों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंचाने के लिए संकल्प सोसाइटी मामोनी ने एसबीआई सिक्योरिटीज के सहयोग से गुरुवार को डिकोनिया गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर में 137 मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां निःशुल्क दी गई। संकल्प सोसाइटी के चेयरमैन श्री नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि जनजातीय समुदाय के कई लोग आर्थिक तंगी के कारण सामान्य चिकित्सा सेवाएं नहीं ले पाते। ऐसे में संस्था द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल हेल्थ कैंप और ग्रामीण स्वास्थ्य पहल उनके लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी कोचिंग डिपो में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बना ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट शुरू हो गया है। इस प्लांट की मदद से अब ट्रेनों की बाहरी सफाई पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, सटीक और पर्यावरण के अनुकूल हो गई है। जोधपुर डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह तकनीक पूरी तरह स्वचालित है। इसमें हाई प्रेशर जेट, डिटर्जेंट स्प्रे, ब्रशिंग, रिसिंग, वाइपर और ब्लोअर जैसे कई चरण शामिल हैं। इस प्रक्रिया से 24 कोच की एक ट्रेन सिर्फ 7 से 10 मिनट में पूरी तरह साफ हो जाती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर पूरे राज्य में पहली बार घूमर उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य राजस्थानी संस्कृति, खासकर पारंपरिक घूमर नृत्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और इसे अधिक लोकप्रिय बनाना है। जोधपुर संभाग में इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर रहीं और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। महोत्सव में 2000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। पारंपरिक राजस्थानी परिधान और आभूषणों से सजी महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर राजस्थानी संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। बधाई दूँ कि वो बहुत बढ़िया प्रयास है कि अपना घूमर नृत्य सारे देश भर में, राजस्थान में इन पॉपुलराइज हुए, लोगों ने देखने को मौका मिले और
युवा पीढ़ी ने मौको मिले सीखने और अपना ग्रेसफुल डांस है मारवाड़ और इनसों अपनी संस्कृति की बढ़ोतरी बढ़ती रहे और ख़ास करने राजस्थान रो नाम संस्कृति में आगे है और घूमर नृत्य एक अपनो खास नाच है। तो इनसों लोगों ने बहुत बहुत आनंद आवेला। जोधपुर के उमेद स्टेडियम प्रांगण में जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पूरे राजस्थान में एक साथ सभी जगह पर घूमर कंपटीशन का आयोजन रखा, उसी श्रृंखला में जोधपुर का ये कार्यक्रम हिज हाइनेस महाराजा गसिंग जी के मुख्य आतिथ्य में, जिनके आशीर्वाद से राजस्थान में मारवाड़ में हमारी पुरानी परंपरा आज तक जीवंत है। आज राजस्थान टूरिज्म विभाग की तरफ से घूमर नृत्य का जो प्रोग्राम रखा गया है ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये राजस्थान की शान है घूमर। और जो आज उमेद स्टेडियम में रंग बिरंगी पोशाक के साथ में घूमर नृत्य कर रही हमारी हुनरमंद बहनें, और ये प्रत्येक राजस्थान का है और राजस्थान को ये प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ अपने राजस्थान की पोशाक के साथ में जाती हूँ, और हर जगह जो अपने भारतीय प्रवासी है वो कोशिश करते हैं कि हम भी राजस्थानी ड्रेस पहने, वहाँ पे राजस्थानी कल्चर है उसको बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और शिक्षा मंत्री की देखरेख में राजस्थान के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले ही विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं। इसी क्रम में लूणी विधानसभा क्षेत्र के लूणी और धवा ब्लॉक के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ल के मार्गदर्शन में परिसर को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया गया। बैच 2022 के छात्रों ने कॉलेज भवन, चिकित्सालय, अकादमिक शाखा, कैंटीन और लाइब्रेरी के आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर साफ सफाई की। कुलगुरु ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के भविष्य पर बड़ा खतरा है और अगर अभी सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाकर विश्वविद्यालय समाज के लिए सकारात्मक संदेश देना चाहता है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल परिक्षेत्र में सांसदों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य सांसदों के साथ मिलकर रेलवे सेवाओं, यात्री सुविधाओं, स्टेशनों के विकास और चल रही परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करना था। इस बैठक के लिए कोटा मंडल से जुड़े 11 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित रेलवे समस्याओं, नई रेल सेवाओं की मांगों और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के सुझाव प्रस्तुत किए। पिछले 10-12 वर्षों में भारतीय रेल ने प्रगति का बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। श्री नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे को नई ऊंचाइयां दी है। आज कोटा में जबलपुर मंडल की बैठक है, जोनल की बैठक है। मैं भीलवाड़ा का सांसद हूँ। मेरे तो केवल 2 स्टेशन इसमें ऊपर माल और मांडलगढ़ रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि उस पर अधिकारी ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करके आम जन को सुविधा प्रदान करेंगे। बिल्कुल फीडबैक भी मिलता है, प्रोग्रेस भी होती है और यदि कोई कमी होती है तो हम दोबारा से उसको याद दिलाते हैं। मेन ये आपके हिसाब से कौन सी यात्रियों की सुविधाओं एक्स्ट्रा होनी चाहिए सर? ऐसी कौन सी? हमारे तो ट्रैक का इशू है, नए ट्रैक बनने चाहिए। एक जलींद्री से नसीराबाद नए ट्रैक का प्रस्ताव चल रहा है। और देवली उपखंड अधिकारी ने राजकीय उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
जिसमें अस्पताल परिसर, भवन, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं तथा सभी वार्डों की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था को नियमित, प्रभावी और सख्त निगरानी आधारित प्रणाली से संचालित करने पर जोर दिया। एड्स चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर सुशील वर्मा गुरुवार को अरविंद कुमार हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमसीएच विंग में संचालित एड्स विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर वर्मा ने HIV पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध उपचार, परामर्श व्यवस्था तथा रोग प्रबंधन प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। अस्पताल में वर्तमान में 40 मरीजों को उपचार मिल रहा है, जिसे देखते हुए उन्होंने उपचार व्यवस्था को और अपडेट करने की आवश्यकता जताई। जिसे मैं जो संबंधित सेक्शन में जाते हैं तो इसको सपोर्ट करूँगा। दूसरा है जो लिंक ART है, HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए जो लिंक ART है, इसमें मरीजों की तादाद कभी 240 से भी ज़्यादा मरीज़ हैं तो कवर कर रहे हैं, तो इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो इसके बारे में हम जाते कार्रवाई शुरू करेंगे। और क्या क्या जानकारी है? और जानकारी है कि इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऑक्सीजन प्लांट्स इनके सुचारू रूप से संचालित है। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं देकर ऑक्सीजन प्लांट से ही दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर केंद्र परिसर में किसान सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रबी फसलों के समसामयिक कृषि कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन, पशुपालन एवं पशुओं के रखरखाव से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव प्रदान किए। कार्यक्रम में धौलपुर जिले के विभिन्न गांवों से आए 127 से अधिक किसान, युवा एवं महिला कृषक उपस्थित रहे, जबकि कई अन्य किसान वेब लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जुड़कर कार्यक्रम का हिस्सा बने। जो सम्मान निधि है या मुख्यमंत्री जी की, जो दोनों मिल रही हैं हमें और सही टाइम पे मिल रही। कितने टाइम से? मेरा नाम प्रकाश त्यागी है, सगतपुर ग्राम पंचायत की। क्या फायदा है इससे? फायदा क्या है, खाद और बीज में उसका काम। तो 21 सीटें वो पैसा आ रहे हैं, 21 किस्त प्रधानमंत्री के, तो हमको किस्त बराबर मिल रही है। किसानों को कुछ सुविधा मिल रही है, गेहूं वगैरह या कोई चीज़ की ग्राम सेवक दिवा रहे हैं, सुविधा खूब मिल रही है सब लोगों को। किसानों को जितना ना जुड़ा है तो सबकी किस्त बढ़िया आ रही है तरह से। कितने सालों में नाम लगा? हमारे 21 है, तो संभाल लो क्या दिन आएंगे करीब। सारी किस्त मिल रही है बराबर। तो तैयारी मोदी जी की। राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार साहब ठीक काम कर रही है। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची कार्य के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले BLO को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से BLO श्री ओमाराम चौधरी को बेहतरीन कार्य हेतु जिला स्तर पर सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने श्री ओमाराम चौधरी को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी BLO को जिला स्तर पर सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। समय पर घर घर जाकर सटीक जानकारी संकलित करना निर्वाचन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जैसा कि आप सबको अभी ध्यान है, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक पूरे राजस्थान में SIR विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत मैं भी भाग संख्या 110 का BLO होने के नाते प्रत्येक मतदाता के घर जाकर उनको 2 गणना प्रपत्र वितरित कर उनसे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनसे भरवा कर वापस संकलित किया। सबसे बड़ी बात है, मैं लोकल मतदाता होने के कारण मेरे के सब मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इससे पहले मैंने 2023 में जब BLO बनाया गया तो मैंने पूरे मतदाता का एक WhatsApp ग्रुप बनाया और जो भी सूचना चुनाव से संबंधित आती मैं ग्रुप में शेयर करता, जिससे मेरे को बहुत अच्छा इसका फायदा मिला। निर्वाचन विभाग की ओर से माननीय CO सर की अध्यक्षता में VC का आयोजन किया गया और VC के अंत में
विभिन्न जिलों में जिन BLO साहिबान ने SIR के तहत 100% अपने भाग के मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कर दिया गणना प्रपत्रों का, उनको यहाँ बुला करके सम्मान स्वरूप CO सर के हस्ताक्षर से एक प्रमाण पत्र दिया गया है और टोकन रूप में उनको हमने एक पेन ड्राइव दिया है और मोमेंटो दिया है। तो ये श्री ओमाराम जी हैं भोपालगढ़ विधानसभा की भाग संख्या 110 के, और बड़ी गर्व की बात है और ओमाराम जी को बहुत बधाई। और हमारे जोधपुर ज़िले में 2080 BLO है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ओमाराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ज़िले के और जो BLOs हैं वो जल्दी से जल्दी अपने भाग के मतदाताओं का तेज़ गति से डिजिटाइजेशन करेंगे। और पीसी ली गई है SIR के बारे में, उसमें हमारे जोधपुर ज़िले के ओमाराम जी BLO हैं जो कि भोपालगढ़ विधानसभा के BLO हैं। उनको जो डिजिटाइजेशन का टास्क दिया गया है वो उन्होंने 100% पूरा किया है। तो आज उनको सम्मानित किया गया है, CO साहब की उपस्थिति में सम्मानित किया गया है। तो हम सभी मिलकर के ओमाराम जी को बधाई देते हैं और अब ये कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी BLO साहिबान हैं, ना केवल जोधपुर ज़िले में बल्कि जोधपुर संभाग में सभी लोग इसी प्रकार से जल्दी 100% डिजिटाइज। नीमका थाना में SIR का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 38.64% कार्य पूरा किया जा चुका है। ऐसे में निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर क्षेत्र के 2 BLO को सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव ने बताया कि नीमका थाना क्षेत्र में कुल 2,76,059 मतदाताओं में से 1,06,941 लोगों के फॉर्म ऑनलाइन किए जा चुके हैं। BLO पहले घर घर फॉर्म वितरित कर चुके हैं, अब वे भरे हुए फॉर्म एकत्र कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। जो SIR का अभियान चल रहा है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, आज इसमें 2 जो BLO बूथ लेवल अधिकारी हैं उनके द्वारा अपना काम 100% पूरा कर लिया गया है। एक बूथ नंबर 16 जो कि चालोदरा और एक बूथ नंबर 94 जो कि डोकन का है। इन दोनों BLO द्वारा अपना कार्य संपूर्ण 100% काम ऑनलाइन कर दिया गया है। रबी सीजन की सिंचाई के लिए मोरेल बांध नहर को 21 नवंबर सुबह 11 बजे से खोलने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल वितरण समिति की बैठक में संभागीय आयुक्त भरतपुर डॉक्टर टीना सोनी की अध्यक्षता में लिया गया। बैठक में किसान प्रतिनिधियों, अधिकारियों और जल वितरण समिति के सदस्यों से विस्तृत चर्चा के बाद नहर संचालन का कार्यक्रम तय किया गया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। नहरों को नुकसान पहुंचाने या संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत समिति सवाई माधोपुर के सभागार में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने की। सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने पर 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक यह राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद मीणा और पैनल अधिवक्ता श्री अभय कुमार गुप्ता ने स्थायी लोक अदालत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मंच निःशुल्क, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने में अत्यंत प्रभावी है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।